Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher. और today we have to discuss two more topics of our course. The first topic is nested if statement, and in second topics we will continue with another type of control structure which is called as loop और repetition. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को. जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है आपके सामने कि an if statement inside an other if statement is known as nested if statement. इस लाइन का मतलब क्या बनता है? इस लाइन का मतलब ये बनता है कि जब भी आप एक एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहलाएगा. ठीक है. अब इसमें ये बात याद रखें कि इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक एफ स्टेटमेंट के ऊपर कितनी मज़ीद एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप एक इस्तेमाल करना चाहें, दो इस्तेमाल करना चाहें, तीन इस्तेमाल करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. लेकिन एक बात याद रखें कि जितना आप नेस्टिंग का लेवल बढ़ाते जाते हैं, मींस के जितना आप एक एफ स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद दो या तीन या चार से ज़्यादा एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि नेस्टिंग की जो कम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है और फिर आपको समझ नहीं आती कि कौन सा एफ स्टेटमेंट जो है वो किस एल्स के साथ मिला हुआ है. ठीक है. अब जैसे आपके सामने ये मैं प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ. ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एफ स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ठीक है, इसमें ये याद रखें कि जो पहली एफ स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आउटर एफ स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है. ये आपके पास आउटर एफ स्टेटमेंट होगी और इसके फ़ौरन बाद जो दूसरी नंबर पे एफ स्टेटमेंट आ रही है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये इनर यानी अंदरूनी एफ स्टेटमेंट जो है वो कहलाएगी. ठीक है. अब इसमें होता ये है कि जो आउटर एफ स्टेटमेंट होती है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है, इसका जो एल्स है वो पहले आता है. ठीक है. और जो इनर एफ स्टेटमेंट होती है दूसरे नंबर पे, इसका एल्स जो होता है वो बाद में आता है. ये जो एल्स है ये रिलेट कर रहा है इस एफ के साथ. ठीक है. यानी जो पहले नंबर पे एफ स्टेटमेंट है आपके पास वो इस एल्स के साथ रिलेट कर रही है और दूसरे नंबर की जो एफ स्टेटमेंट है आपके पास वो इस एल्स के साथ रिलेट कर रही है. ठीक. ठीक है. तो कहते हैं कि द सी प्लस प्लस लैंग्वेज अलाउज टू नेस्ट एफ एल्स आर एल्स एफ इनसाइड एंड अदर एफ एल्स आर एल्स एफ स्टेटमेंट. यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को इस बात की इजाज़त देती है कि इसमें आप एक एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एफ स्टेटमेंट को या एक एफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एफ एल्स स्टेटमेंट को या फिर एक एल्स एफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एल्स एफ स्टेटमेंट को नेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे एक प्रोग्राम दिया गया है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर एफ एल स्टेटमेंट. यानी इस प्रोग्राम में क्या किया गया है सॉरी कि इस प्रोग्राम में एक एफ एल स्टेटमेंट को दूसरी एफ एल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो नेस्ट किया गया है. ठीक है. तो ये आपके सामने कोड है सारा इस प्रोग्राम का. आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स इस्तेमाल किए, ऐश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच. यहाँ पे डॉट एच मैंने नहीं लगाया, उसके रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ. फिर उसके बाद ऐश इंक्लूड कोनी डॉट एच है और ये एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी. ठीक है. ये भी मैं आपको बताता हूँ
ये किस लिए इस्तेमाल की गई है। होता ये है कि ये जो दो नाम मैंने लिखे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, आयोस्ट्रीम और कोनी डॉट एच, दीज टू नेम्स आर कॉल्ड एज एडर फाइल्स। ठीक है, तो बाज़ अवक़ात इस तरह होता है कि हम जब ये डेवलपिंग एनवायरनमेंट जो होता है, यानी जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसकी कुछ एडर फाइल्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मिसिंग होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की लाइन इस्तेमाल ना करूं, तो इसका नुकसान क्या होगा कि अगर कोई भी एडर फाइल इनमें से मिसिंग हुई तो ये मुझे एरर मैसेज देगा और कंपाइलेशन के बाद मेरा प्रोग्राम जो होगा वो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ आयो स्ट्रीम लिखें, कोन्यू डॉट एच लिखें और ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये लिखें। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब इसके बाद आपने मेन फंक्शन, प्रोग्राम का मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ नोट कर लें कि आपकी बुक्स में यहाँ पे वाइड मेन लिखा हुआ है। ये पुराने जो कंपाइलर्स थे डिव सी प्लस प्लस के या किसी भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो कंपाइलर्स थे, वो मेन फंक्शन के साथ वाइड का लफ्ज़ जो है वो उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कंपाइलर आ रही वो मेन फंक्शन के साथ एंड का लफ्ज़ जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वाइड का। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास एरर मैसेज आएगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहला काम क्या किएगा, आपने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स के नाम से, और फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। सी आउट आपको पता है कि ये इस्तेमाल होती है आउटपुट के लिए, यानी कि ये स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज लेके आएंगी। स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस है, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपके पास ये मैसेज आ जाएगा जो मैंने हाईलाइट, ये जो मैसेज मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ये मैसेज आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा कि एंटर द मार्क्स। यहाँ पे ये आपसे मार्क्स पूछेगा कि भाई स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी मार्क्स एंटर करेंगे वो इस सी एन स्टेटमेंट की मदद से असाइन हो जाएंगे मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद ये जो पहली एफ स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल की है जो मैंने हाईलाइट की है, इसको हम कहते हैं यानी इसको कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने दो कंडीशंस लगाई हुई है कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने दूसरी कंडीशन इसके साथ मिला दी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हुए या मार्क्स ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 100 हुए। ठीक है, तो चूँकि ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन किए गए तो इसको ट्रू होने के लिए इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जो है वो ज़रूरी है। यानी कि अगर ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इसके ऊपर। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू ना हुई, ठीक है, तो फिर कंट्रोल जो है वो इनर जो एफ स्टेटमेंट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे इस एल्स वाले पार्ट पे बल्कि इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है जी, इस सेल्स वाले पार्ट पे इस सेल्स वाले पार्ट पे ट्रांसफ़र होगा और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा इनवैलिड डेटा का। ठीक है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसको अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दें, ये मैंने कंपाइल कर लिया और इसको ये रन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि जी एंटर द मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट सपोज 65 एंटर करता हूँ। तो 65 जब अगर मैं एंटर करूँ तो मेरे पास मैसेज का क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए कि अगर ये दो कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल यहाँ इस सेकंड जो इनर एफ स्टेटमेंट है इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा और फिर ये कंडीशन चेक होगी। सेकंड ये जो इनर एफ स्टेटमेंट है इसकी जो कंडीशन है वो चेक होगी कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कि आया जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए हैं वो 33 से ग्रेटर हैं या नहीं है।
अगर वो 33 से ग्रेटर हुए तो फिर कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा यू आर पास का। और अगर वो 33 से ग्रेटर ना हुए तो फिर कंट्रोल इस एल्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा यू आर फेल का। ठीक है। अब इस वक्त चूँकि हम जो मार्क्स एंटर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 33 से ग्रेटर है, तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, यू आर पास का। ये देखें आपके सामने मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज आ गया यू आर पास का। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर लेट्स सपोज मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 3200 से ऊपर, सॉरी 33 से लेस मार्क्स एंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं 16 एंटर करता हूँ। ठीक है। तो अब चूँकि अब इसमें देखें कि आपके पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो और स्मॉलर देन 100। ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और स्मॉलर देन 100 भी है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये कंडीशन जब चेक होगी कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब कंट्रोल इस सी आउट पर ट्रांसफ़र नहीं होगा बस, बल्कि इस एल्स वाले पार्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये सी आउट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके पास मैसेज आ जाएगा यू आर फेल का। ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाता है यू आर फेल का। ठीक है। अब तीसरी जो सिचुएशन है कि लेट सपोज एक यूज़र ऐसा आता है जो पहली कंडीशन को फॉल्स कर देता है, मींस कोई ऐसा नंबर एंटर कर देता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ना हो या स्मॉलर देन इक्वल टू 100 ना हो। ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक यूज़र आता है वो गलती से ये जानबूझकर -45 एंटर करते हैं। अब इस सूरत में क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और स्मॉलर देन इक्वल टू 100, इसमें एक कंडीशन ये ट्रू हो रही है, लेकिन ये जो पहली कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ये फॉल्स हो रही है। ठीक है। जब ये फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और मेरे पास ये मैसेज आना चाहिए इनवैलिड डेटा का। ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या मैसेज आ गया, इनवैलिड डेटा का। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इजीली एक एफ स्टेटमेंट के अंदर, यानी ये जो आउटर एफ स्टेटमेंट है इसके साथ इनर एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप एफ स्टेटमेंट की जो है वो नेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आउटर एफ स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली, इसका एल्स जो है वो आपने पहले इस्तेमाल करना है और जो इनर एफ स्टेटमेंट है आपके पास इसका जो एल्स स्टेटमेंट है वो आपने, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, जो आउटर एफ स्टेटमेंट है उसका एल्स जो है वो लास्ट पे इस्तेमाल होगा। ठीक है। और जो इनर एफ स्टेटमेंट है उसका एल्स जो है वो पहले इस्तेमाल होगा। जी इसमें ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि जो आउटर एफ स्टेटमेंट है आपके पास उसका एल्स जो है वो लास्ट पे इस्तेमाल होगा और जो इनर एफ स्टेटमेंट है उसका एल्स जो है वो आप पहले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क्लियर है। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आपके पास लूप्स और रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। व्हाट इज़ लूप क्वेश्चन ये आता है आपके जहन में आना चाहिए कि लूप क्या चीज़ है। जैसे आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी लूप की कि अ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल कंडीशन इज ट्रू। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि लूप बेसिकली एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक जब तक एक कंडीशन ट्रू होती रहे। ठीक है। लूप स्ट्रक्चर हम उस वक्त अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है
जो हज़ार दफ़ा लेट सपोज आपके नाम को प्रिंट कर सके। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो सलूशन है आपके पास वो यही है कि आप लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। लूप स्ट्रक्चर में आपको 2 या 3 स्टेटमेंट का कोड लिखना होगा और वो हज़ार दफ़ा आपका नाम जो है वो प्रिंट कर लेगा, बजाय इसके कि आप हज़ार दफ़ा सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल ही है। तो उससे बेहतर ये है कि आप लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूप्स आर आल्सो कॉल्ड रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, यानी लूप्स को हम क्या कहते हैं, लूप्स का दूसरा नाम जो है, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसको रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसको लूप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसको इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है कि बेसिकली लूप्स जो है वो स्टेटमेंट्स, वो स्ट्रक्चर है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं। अब कितनी टाइप्स के लूप्स हैं आपके पास? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी प्लस प्लस विच आर फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है। ये देखिए आपके पास जो टाइप्स ऑफ लूप हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स आपके पास पहले नंबर पे आपके पास है फॉर लूप, दूसरे नंबर पे आपके पास है जी वाइल लूप, और तीसरे नंबर पे आपके पास है डू वाइल लूप। ठीक है। तो ये 3 किस्म के लूप्स हैं आपके पास, जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। पहले नंबर पे आप स्टडी करेंगे फॉर लूप के मुतल्लिक, फिर वाइल लूप के मुतल्लिक, और फिर डू वाइल लूप के मुतल्लिक। तो आज हमने स्टडी करना है फॉर लूप के मुतल्लिक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लूप, या फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ आल्सो नोन एज काउंटर लूप। ठीक है। यानी फॉर लूप को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि जब हमने स्टेटमेंट्स को एक मखसूस तादाद में, यानी लेट सपोज 10 दफ़ा, 100 दफ़ा या 1000 दफ़ा एग्जीक्यूट करना हो, तो उस वक्त हम इसको अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप का दूसरा नाम जो है वो क्या है आपके पास? काउंटर लूप है। इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अगर जर्नल स्ट्रक्चर पे हम निगाह दौड़ाएं तो आपके पास इसका जर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि सबसे पहले आप फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद ये सेमीकॉलन, और फिर साथ कंडीशन, फिर सेमीकॉलन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट्स आपने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी है वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। ये आपके पास इसका जर्नल स्ट्रक्चर है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अभी आगे एक प्रोग्राम आएगा, उसमें भी आप देख सकेंगे। यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि जैसे लेट सपोज आप लिखते हैं कि जी फॉर के इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये पहला पार्ट है। ये नहीं, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो काउंटर वेरिएबल होते हैं ना उसको इनिशियल वैल्यू फ्राहम कर देते हैं यहाँ पे कि इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे एक लेट सपोज मेरे पास एक काउंटर वेरिएबल है के नाम से, उसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 1 की। आगे आप कंडीशन लगा देते हैं कि के स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ठीक है। अब ये कंडीशन है आपके पास कि जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 5 रहेगी उस वक्त तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे अगर मैं लिख दूँ के प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये हर
रेपिटिशन में हर इटरेशन के अंदर यानी जब भी वो लूप को रिपीट करेगा तो वो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीज करेगा। और अगर आप डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं के माइनस माइनस, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जी वो हर रेपिटिशन के अंदर के की वैल्यू को 1 ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि जी सी आउट आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, लेट्स सपोज। तो अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है ना, इसका मतलब क्या बनता है कि ये के की वैल्यू को स्टार्ट करेगा कहाँ से? 1 से, ठीक है। और जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 5 रहेगी, उस वक्त तक ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे स्टार्ट में जब ये आएगा तो के की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये स्टेटमेंट को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंट्रोल को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, के प्लस प्लस पे। और के प्लस प्लस क्या कर देगा? उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो यानी उस के की वैल्यू जो होगी वो 1 से 2 हो जाएगी। फिर दोबारा कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, दूसरी दफ़ा ये एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह ये बार बार यानी के की वैल्यू इंक्रीज़ करता जाएगा, कंडीशन चेक करता जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करता जाएगा उस वक्त तक जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 5 रहेगी। मींस कि ये लूप जो है ये टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि a variable known as loop counter or loop variable is assigned an initial value and the initialization part of the loop, for example a is equal to 1 और b is equal to 50। यानी एक वेरिएबल जिसको आप लूप काउंटर कहते हैं या लूप वेरिएबल कहते हैं, उसको आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जगह पे आप उसको इनिशियल वैल्यू फराहम कर देते हैं। जैसे ये आपके सामने मैंने लिखा है कि के इज़ इक्वल टू 1, तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन है, और के जो है वो आपके पास लूप वेरिएबल है या काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद है कि द कंडीशन विच इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन सच इज ए स्मॉलर देन 5 इज एवेल्यूएटेड, if the condition is true then the block of statement within the braces is executed। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन आपने लिखी है, कंडीशन हमेशा रिलेशनल एक्सप्रेशन की सूरत में होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है कि के स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये इस कंडीशन को एवेल्यूएट करेगा के की वैल्यू के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। After the execution of the statement, control is transferred to the increment decrement part of the loop। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? इस पार्ट पे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा? दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 और ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 दैट इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स द लूप वेरिएबल, ठीक है। यानी इस पार्ट के अंदर अमूमन असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना आपके पास के प्लस प्लस, इसका मतलब यही बनता है कि के इज इक्वल टू के प्लस 1। ये इसका लेंथी तरीका है इसको लिखने का, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, ठीक है। या इसी तरह अगर आप लिखना चाहें कि के इज इक्वल टू के माइनस 1, तो ये लेंथी तरीका है, और के माइनस माइनस जो है वो इसका शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास ये आता है कि द कंडीशन इज़ अगेन एवेल्यूएटेड, यानी जब कंट्रोल यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पे ट्रांसफ़र होगा तो के की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा, और दोबारा ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी, ठीक है। और एफ इट इज़ ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज़ अगेन एग्जीक्यूटेड, यानी अगर ये ट्रू होती है तो फिर ये कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप जो है, यानी ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है।
और द दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, यानी ये प्रोसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कंट्रोल जो होगा वो इस बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर नहीं होगा बल्कि इससे एग्जिट कर जाएगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि when the loop condition becomes false, the loop terminates and control is transferred to the next statement after the block of statement, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके सामने मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि k is smaller than 5, ठीक है। अब ये इसके वो है आपके पास कमेंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए कि लूप एग्जीक्यूट 4 टाइम्स टिल k इज़ लेस देन 5, ठीक है। यानी ये लूप जो है ये 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जब तक k की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी, तो उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। फिर कंट्रोल जो है नहीं, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि इफ ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर लूप देन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी अगर आप समझते हैं कि आपकी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है, तो फिर आप ये बेशक ये जो ब्रेसेस हैं इनका इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी ठीक है, फिर भी ये काम करेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हुई, यानी 2 या 3 हुई, तो देन आपको यहाँ पे जो ब्रेसेस हैं वो मस्ट इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ब्रेसेस से मुराद ये जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, इनका इस्तेमाल आपको लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम दिया गया आपके पास कि द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स 4 टाइम्स द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर इन फॉर लूप, ठीक है। यानी ये बेसिकली ये प्रोग्राम 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी गई है वो k स्मॉलर देन 5 है, तो ये 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और 4 दफ़ा ये जो दो स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज बॉर्न इन 2001, इन मैसेजेस को या इन लाइंस को ये 4 दफ़ा प्रिंट करेगा। अब देखें आपके सामने ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, उसी तरह सबसे पहले हेडर फाइल है हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और फिर हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने काउंटर वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया। ये बात हमेशा याद रखें कि जिस वेरिएबल को भी आप काउंटर वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करेंगे, यूज़ करना चाहेंगे, तो उस वेरिएबल को पहले आप इस तरह डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपने लूप लगाया कि फॉर k इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन k स्मॉलर देन 5 सेमी कॉलन और k प्लस प्लस। उसके बाद ये जो दो स्टेटमेंट्स करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई है, ये आपके पास बॉडी ऑफ द लूप है, यानी ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये लूप एग्जीक्यूट होंगी आपके पास, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। अब देखें, जैसे मैं इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल कर दिया, ये कंपाइल हुआ और इसको मैंने रन किया, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 टाइम्स इसने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया जो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर लिखा हुआ था, आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज बोर्न इन 2001। इसमें ये जो इंडल मैनिपुलेटर है ना, ये तो आपको पता है कि ये /n की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं और इसका काम क्या होता है, कंट्रोल को आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इसमें यही एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका आउटपुट जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जी व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द लूप काउंटर k इज इनिशियलाइज्ड टू 1, यानी जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो लूप काउंटर होगा इसकी इनिशियल वैल्यू आपने फ्राहम की हुई है 1 के साथ, ठीक है। द लूप कंडीशन k स्मॉलर देन 5 इज चेक्ड, यानी ये लूप कंडीशन जो है ये आपकी चेक होगी जो आपने लगाई हुई है k स्मॉलर देन 5, ठीक है, ये चेक होगी।
और फिर उसके बाद क्या होगा, सेंस इट इज़ ट्रू, यानी चूँकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है इस वक्त के की वैल्यू 1 है और कंडीशन है कि के इज स्मॉलर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो द लूप एग्जीक्यूट्स, इन लूप एग्जीक्यूट होगा एंड डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ टू स्टेटमेंट दैट आर विद इन द करली ब्रैकेट्स। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त चूँकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और करली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो दो लाइन्स हैं इनका आउटपुट जो है वो आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरह, जैसे यहाँ पे पहली दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि द लूप काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, यानी उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे और के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा ये कंडीशन टेस्ट होगा। ठीक है, दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरी दफ़ा ये मैसेज आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरह दूसरी दफ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, के की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, फिर कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर हो जाएगा और दोबारा यानी तीसरी बार इन लाइन को वो प्रिंट कर देगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस तरह। ठीक है, अब दोबारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, के की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर कंट्रोल एंटर होगा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर और ये चौथी दफ़ा ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी आपके पास यहाँ तक। ठीक है, अब चौथी दफ़ा जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा ना तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगा अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। अब चूँकि अब जब वो कंडीशन को टेस्ट करेगा तो अब कंडीशन फॉल्स हो रही है कि स्मॉलर देन 5 नहीं रही, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, अब कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।